Good morning, students. In the previous lecture, we completed some of the examples of your chapter number 7 इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर हम हमारे दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब ये हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है? ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे फेज अलग होगा, जैसे कि कुछ एक कंपाउंड लिक्विड हो गए, कुछ एक कंपाउंड गैसियस हो गए, कुछ एक कंपाउंड सॉलिड हो गए। यानी कि अगर किसी एक कंपाउंड या फिर किसी एक रिएजेंट या प्रोडक्ट का भी स्टेट अलग हुआ तो वो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। जैसे कि H2O लिक्विड से H2O गैस होता है तो वो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखो, हमारे पास CaOH ट्वाइस सॉलिड था और उसको पानी में ऐड किया तो Ca+2aqueous और 2OH- aqueous बना, तो ये भी हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हुआ। यानी कि हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर कभी कभी सॉलिड या लिक्विड कंपाउंड हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं, एक्यूएस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर गिना नहीं जाएगा। अच्छे से सुनना, हम जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं Kc या फिर Kp, तब हम सॉलिड या लिक्विड कंपाउंड का अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, उसके लिए सिंपल सी बात है, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। सपोज आपके पास ये सॉलिड कंपाउंड है, सपोज ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, आप अगर इसको प्रेस करोगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली। ये कॉम्पैक्ट है, ऑलरेडी अपने ओरिजिनल स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पे है, वो डेंस है, वो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाएगा। यानी कि सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसके ऊपर प्रेशर की इफेक्ट नहीं रहती। तो उसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। आप कुछ भी करो, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसकी जो डेंसिटी है चेंज नहीं होगी। उसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट रखते हैं। सो सॉलिड और लिक्विड को कैलकुलेशन से निकाल दिया जाएगा। देखो यहाँ heterogeneous equilibria often involves pure solid or liquids. We can simplify equilibrium expression for heterogeneous equilibria involving pure liquid and solid as the molar concentration of pure solid and liquid are constant because they are independent of amount. उनका amount कभी change ही नहीं होता है। In other words, if substance X is involved is solid or liquid, then they are constant. ओके, देखो यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन लिया है। अब इस इक्वेशन का हम कैसे लिखेंगे तो क्या आएगा? CaO सॉलिड इंटू CO2 डिवाइड बाई CaCO3 सॉलिड। तो हमें COCO3 एंड CaO दोनों सॉलिड है जो प्योर फॉर्म में है, तो इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा। CaO एंड CaCO3 दोनों यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, ओनली बचेगा कौन? CO2। सिंस CaCO3 एंड CaO बोथ आर कांस्टेंट, देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी ओनली कंटेनिंग CO2। समझ में आया? ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेशर की वजह से वो कांस्टेंट रहता है, वो लिखा है यहाँ पे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो कोई भी पार्शियल प्रेशर CO2 का होगा वहीं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लियर, यानी कि 2 बार उसका प्रेशर हुआ। ओके, चलो फिर एक दूसरा इक्वेशन दिया है यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? NiCO4 गैसियस डिवाइड बाय Ni सॉलिड NCO⁴। उसमें से Ni सॉलिड है तो उसको निकाल दिया जाएगा, तो बचेगा कौन? NiCO4 डिवाइड बाई CO⁴। तो कैसी का फॉर्मूला वो बनेगा। क्लियर? ओके। वैसे ही ये देखो इक्वेशन, ये सॉलिड है तो इसको नहीं लिखना है, ये लिक्विड है तो इसको नहीं लिखना है। बाकी कौन बचा?
तो फॉर्मूला बनेगा AgNO3 डिवाइड बाई HNO3। हो गया क्लियर। चलो तो इसके हिसाब से हमें हमारा नेक्स्ट सम जो है सम नंबर 7.6 उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है चलो सो सम नंबर 7.6 देखो चलो वैल्यू ऑफ द Kp for given reaction is given. Kp value is 3. Kp equal to 3. Okay चलो एट 1000 केल्विन टेम्परेचर भी दे दिया है, T इज इक्वल टू 1000 केल्विन। ओके सो अब बात करते हैं इनिशियली, यानी कि इनिशियल प्रेशर दिया है कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.48 बार। सो PCO2 दिया है हमें, लेकिन ये कौन सा है इनिशियल है, यानी कि हो जाएगा 0.48 बार। और कार्बन मोनोऑक्साइड का इनिशियल प्रेशर 0, क्योंकि इनिशियली वो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, वो प्रोडक्ट में है, दैट्स व्हाई। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। लास्ट सम जैसा ही है, हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था। चलो इक्वेशन लिखते हैं। CO2 जो कि गैस है, ठीक है, उसका रिएक्शन होगा कार्बन के साथ प्योर फॉर्म में ग्रेफाइट, जो कि देगा हमें 2CO गैसियस। ओके चलो इनिशियली इसका प्रेशर कितना है 0.48 बार और इसका 0 है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे 0.48 से x जितना अमाउंट कम हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 2x। भाई 2x क्यों बनता है, चलो बताओ 2x क्यों बनता है, क्योंकि CO के 2 मोल है। ओके चलो अब हमारे पास Kp का फॉर्मूला है, उसको लगाओ। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर, क्यों 2 मोल है उसके लिए, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। चलो वैल्यूज डालो यहाँ पे। सो देयरफॉर Kp इक्वल टू तो 3 दिया है, सो 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस x। अब देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, हमें पूरा सम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, मैथमेटिकली। सो 3 इंटू 0.48 माइनस x विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है चलो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 4 चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 0.48 इंटू 3, 0.48 इंटू 3 आता है 1.44। सो 1.44 माइनस 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर। ओके इन दोनों को इक्वल टू के इस तरफ ले लो, तो आएगा फॉर्मूला 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम d कैलकुलेट करेंगे। चलो हियर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। आपको ये मैथ्स का फॉर्मूला पता होगा, आपने 11th में बहुत यूज़ किया है, और सॉरी 10th में बहुत यूज़ किया है। चलो तो d इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4ac।
4 इंटू 4 इंटू माइनस 1.44, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 1.44। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 नहीं होगा, सॉरी। सो 1.44 इंटू 16, therefore answer D will be equal to 9 plus 23.04, so it will be equal to 32.04. D will be equal to 34.04. now हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस डी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ डी divided by 2a, right? so x will be equal to -3, और प्लस और माइनस में से हम प्लस लेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तो माइनस में आंसर आएगा और माइनस आंसर हमारा वैलिड नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 32, चलो 32.04 का स्क्वायर रूट वो आएगा 5.66 डिवाइडेड बाई 2a, a इक्वल टू 4 है, सो हो जाएगा 8। सो 5.66 माइनस 3, 2.66 डिवाइड बाई 8, आंसर आएगा x इक्वल टू 0.3325, ये हमें x मिला। ठीक है, अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, वो कितना है, वो 2x है ना इक्विलिब्रियम का, देखो है 2x, सो विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.3325, ओके। सो 0.3325 इंटू 2, आंसर आएगा 0.665, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 0.48 माइनस x, सो 0.48 माइनस 0.3325, आंसर आएगा, चलो पहले लिख लेते हैं 0.48 माइनस 0.3325, आंसर विल बी इक्वल टू 0.1475 बार। ठीक है, तो हमें प्रेशर ऑफ CO2 मिल गया इक्विलिब्रियम का और प्रेशर ऑफ CO मिल गया। ये दोनों चीज़ें तो हमें फाइंड आउट करने को बोला था। बार विल बी द यूनिट, ओके। लुक एट दिस, इसी तरह से इन्होंने भी सम किया है। इन्होंने 0.33 लिया है, हमने 0.3325 लिया था, 4 नंबर तक लिया था, ओके। सो दैट वाज योर सम नंबर 7.6। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजफुल। ठीक है, चलो बिफोर कंसिडरिंग द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेट अस समराइज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो कौन से है, सबसे पहला है expression for equilibrium constant is applicable only when concentration of reactant and products have attained constant value at equilibrium state। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मिलेगा, तो जब प्रोडक्ट और रिएजेंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तब मिलेगा। आपने कोई रिएक्शन कर रहे हो, आप उस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट और रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है तब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल पाएगा, उससे पहले नहीं मिल पाएगा, ओके। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपने शुरू में कितना प्रोडक्ट लिया, कितना रिएजेंट लिया, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई भी मतलब नहीं है, ओके। सबसे पहले ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन बाद में आएंगे।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम को नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की बात हो रही है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेट होता है, एक्सोथर्मिक के लिए अलग से रिएक्ट होता है, एंडोथर्मिक के लिए अलग से रिएक्ट करता है, वो आप पढ़ोगे 12th में उसके बारे में। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, टेम्परेचर अगर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तो हमने पहले भी बताया था। अगर आपने रिएक्शन को उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकल मिलेगा, Kc डैश इक्वल टू 1/Kc आया था लास्ट लेक्चर में, अगर याद है तो। ओके, उसके बाद 5th पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन इज रिलेट टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, whose इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इंटीग्रल। जितने से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को उतना Kc का पावर हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसका समरी दिया है यहाँ पे, ये 5 पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस यानी कि एप्लीकेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ यूज होता है? चलो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जानने के लिए, यानी कि रिएक्शन कितना हुआ है, एंड तक पहुंच गया है, अभी स्टार्टिंग में है या फिर बीच में कहीं पे है, वो जानने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है। दूसरी बात, रिएक्शन का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में यूज होता है, यानी कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, वो जानने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, हम इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमने की अभी तक की ना, Kc को यूज करके उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाला, Kp को यूज करके उसका पार्शियल प्रेशर निकाला इक्विलिब्रियम का। तो ये 3 मेन यूज हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब उसको इलेबोरेट किया है ज्यादा डिटेल में। देखो, सबसे पहला है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितनी हद तक होगा उसके बारे में बात करनी है, कब तक रिएक्शन होगा, कितने डीप रिएक्शन होगा उसके बारे में। ठीक है, चलो, अब हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट है, हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब सोचो जरा, अगर कोई रिएक्शन स्टार्टिंग फेज में है, यानी कि अभी शुरू ही किया है और वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट बहुत ही कम होगा और रिएजेंट है वो ज्यादा होगा। प्रोडक्ट कम है यानी कि आपके Kc फॉर्मूला का न्यूमरेटर छोटा हुआ और डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो Kc वैल्यू कम मिलेगी। समझ में आया? अब सपोज कोई रिएक्शन एंड पे है तो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो उसका Kc वैल्यू बहुत बड़ा आएगा। और अगर बीच में कहीं पे है तो उन दोनों के बीच का कोई Kc वैल्यू आएगा। लेकिन हमें बाउंड्री डिफाइन करनी होगी कि एंड पे कौन गिना जाएगा, इनिशियल फेज पे किसको गिना जाएगा और बीच में कहीं पे किसको गिना जाएगा। ओके, देखो चलो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट्स एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि कितना रिएक्शन हुआ है वो बताएगा। But it is important to note that equilibrium constant do not give any information about rate of the reaction. कितनी स्पीड से हुआ है उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये ओनली किससे रिलेट करता है, रिएक्शन अभी कहाँ है, इनिशियल फेज पे है, एंड पे है, बीच में कहीं पे है। ओके, चलो, अब हमें पता है कि Kp और Kc डायरेक्ट रिलेट करता है प्रोडक्ट और इनवर्सली रिलेट करता है रिएजेंट से, राइट? ये फॉर्मूला बताया है वर्ड में।
प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट, राइट। तो अगर K का वैल्यू हाई है उसका मतलब प्रोडक्ट हाई है, और अगर K का वैल्यू लेस है उसका मतलब रिएजेंट ज्यादा है। ओके, तो उसके हिसाब से 3 केसेस बनाए हैं। पहला केस, अगर Kc का वैल्यू 1000 से ज्यादा हुआ, यानी कि 10⁻³ से Kc वैल्यू ज्यादा है, उसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीशन की ओर, यानी कि प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा है, रिएजेंट बहुत ही कम है। जैसे कि हमने H2 और O2 को रिएक्ट करवाया तो उसका Kc मिलता है 10⁻47। सोच सकते हो कितना बड़ा हुआ, यानी कि रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही H2Cl2 को रिएक्ट करवाओगे तो उसका भी Kc आता है 10⁻31, H2Br2 का 10⁻32। तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीशन पे, एंड पे है। प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा, रिएक्टेंट बहुत ही कम। फिर अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ से भी कम हुआ, यानी कि 0.001 से भी Kc कम हुआ, तो रिएक्शन रेयरली स्टार्ट हुआ है। द रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, जैसा कि मैंने बताया, जैसे डीकंपोजिशन ऑफ H2O। तो रिएक्शन Kc वैल्यू जो -48 बहुत ही कम है। वैसे ही N2+O2 Kc वैल्यू -31, तो -3 से ज्यादा पावर हुआ तो रिएक्शन बैरली स्टार्ट हुआ, वो इनिशियल स्टेज पे है। रिएजेंट बहुत ही ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ही कम है। और अगर Kc वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में हुआ तो कंसिडरेबल अमाउंट होगा दोनों का। जैसे कि H2I2 पे आता है 75, कंसिडरेबल अमाउंट है। N2O4 का NO2 में कन्वर्जन है तो 4.64 × 10⁻³ कंसिडरेबल अमाउंट है, नॉट टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। तो दोनों का एप्रिशिएबल अमाउंट रहेगा, उसमें कैलकुलेट कर सको उतना। देखो, यानी कि ये जो रेंज है यहाँ पे हम खेलने वाले हैं, यानी कि पूरे हमारे जो सम है इसके बीच में डिपेंड करते होंगे, ठीक है। अगर इससे कम हुआ तो हमें कोई चीज निगलेक्ट करनी होगी, अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमें कोई चीज निगलेक्ट करनी होगी। इग्नोरेंस विल बी देयर इफ 10⁻³ से ज्यादा हुआ, अगर 10⁻³ से कम हुआ Kc तो। ओके, चलो उसके बाद का हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आप एक रिएक्शन कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, आपको नहीं पता। आपने एक्सपेरिमेंट करके प्रोडक्ट और रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया, और अगर आप उसको Kc के फॉर्मूला में लगाओगे तो हो सकता है Kc वैल्यू ना भी मिले। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो जब आप किसी भी रैंडम टाइम पे, इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हो तो उसे रिएक्शन क्वोशिएंट कहा जाता है। रिएक्शन क्वोशिएंट, ओके, Q, और इसे आप क्वोशिएंट कांस्टेंट भी कह सकते हो। जैसे कि देखो, फॉर्मूला तो Kc का ही है, लेकिन रैंडम किसी भी टाइम पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी कि आपको एक QC मिलेगा। अब आपको QC को Kc से कंपेयर करना है, ओके, QC को Kc से कंपेयर करना है। अगर QC और Kc इक्वल मिला, इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्यों? दोनों सेम है। लेकिन अगर QC का वैल्यू Kc से ज्यादा मिला, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है, इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो अब प्रोडक्ट से रिएजेंट मिलेगा। प्रोडक्ट से रिएजेंट का मतलब हुआ रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि अगर QC का वैल्यू Kc से ज्यादा है तो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड होगा।
प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की ओर जाएगा रिएक्शन, उससे ऑपोजिट। अगर क्यूसी कम है तो इसका मतलब हमारे इक्विलिब्रियम से हमारे टाइम पे प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, यानी कि प्रोडक्ट की ओर रिएक्शन जाएगा। देखो अगर क्यूसी कम है तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, और अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट से रिएजेंट की ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट, पीछे से आगे की ओर। ओके, एक्चुअली ये पोर्शन जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलो अब प्रॉब्लम 7.1, उसका केसी दे दिया है। देखो केसी वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻³ और ये रिएक्शन है। ठीक है, तीनों का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁴। चलो अब आपको क्यूसी फाइंड करना है। चलो क्यूसी फाइंड करो, बहुत ही इजी, यहां से ही हो जाएगा। देखो b इंटू सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर। अब b इंटू सी करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ स्क्वेयर होगा, और नीचे भी 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ स्क्वेयर होगा, तो ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। यानी कि क्यूसी मिला 1 और केसी का वैल्यू है 0.002, यानी कि केसी क्यूसी से कम मिला, क्यूसी बड़ा है केसी छोटा है, तो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। देखो क्यूसी कितना मिला, 1 मिला, जैसा कि मैंने बताया क्यूसी बड़ा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ओके, समझ में आया? चलो उसके बाद जो टॉपिक है, टॉपिक कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली इसके लिए इन्होंने जो सम दिया है वो बहुत ही बड़ा है, तो हम सम नंबर 7.8 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम करेंगे सम 7.9, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं। 7.9 जैसा ही एक सम हो चुका है पहले, ठीक है, फिर भी करते हैं। चलो प्रैक्टिस के लिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, चलो 7.9, 7.8 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, भूलना मत। PCl5 1 लीटर के वेसल में रखा है 3 मोल। अब 3 डिवाइड बाई 1 करोगे तो ये उसका कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ ना। चलो PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको। PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा 3 मोलर। ओके, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 1 लीटर 3 मोलर। अटेन इक्विलिब्रियम, और उसके लिए केसी दिया है 1.8। देखो है कि नहीं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, तो वही चीज आपको PCl5 का कैलकुलेशन करना है, PCl3 का, Cl2 का। रिएक्शन ऐसा कुछ है, PCl5 gives me PCl3 प्लस Cl2। सारी चीजें गैसियस है। ओके, चलो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, PCl5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोलर, और इनिशियली तो ये दोनों 0 रहेंगे। इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे यहां से x जितना अमाउंट कम होगा और यहां पे x जितना अमाउंट बनेगा। चलो केसी की फॉर्मूला लगाओ। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 into Cl2 divided by PCl5 concentration at equilibrium। ओके, ये 5 है, हाँ 3 नहीं है। चलो अब केसी का वैल्यू है 1.8, और यहां पे x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और नीचे आएगा 3 माइनस एक्स। चलो सिंप्लीफाई करो इसको। सो 1.8 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो। सो 18 इंटू 3 54, सो 5.4 माइनस 1.8x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये भी डी वाली मेथड से ही करना पड़ेगा। सो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0। हमें 5.4 के ऐसे पार्ट करने हैं कि हमें आंसर मिले 1.8। 5.4 के ऐसे पार्ट करने हैं तो वो तो हो नहीं पाएगा ऐसे, तो आपको डी से ही जाना पड़ेगा। डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। चलो तो डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1.8 का स्क्वायर, चलो 1.8 इंटू 1.8 यानी कि 1.8 इंटू 1.8 3.24। ओके, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5.4। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 5.4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस, सो d इक्वल टू 3.24 प्लस 21.6 3.24। सो आंसर रहेगा d इक्वल टू 24.84। चलो अब हमारा सॉल्यूशन फाइंड करो। x इक्वल टू बी स्क्वेयर, सॉरी नॉट बी स्क्वेयर, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, राइट। चल अब इसके हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल चीज है ना, माइनस बी यानी कि माइनस 1.8 और हमें प्लस वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। क्यों प्लस वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा और हमारा कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई। सो 24.84 का स्क्वायर रूट निकालना है, उसका स्क्वायर रूट आएगा 4.98 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, सो डिवाइड बाय 2। सो 4.98 माइनस 1.8 3.18 डिवाइड बाय 2, आंसर रहेगा 1.6। x का वैल्यू आया 1.6। चलो हमें यहाँ पे x मिल गया है, ठीक है। चलो तो x हो गया 1.6 यानी कि PCl3 इज इक्वल टू Cl2, राइट, इज इक्वल टू 1.6 मोलर। और 3 में से 1.6 को माइनस करो, सो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम का, 3 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 3 माइनस 1.6 विच विल बी इक्वल टू 1.4। तो ये हो गया आपका सम क्लियर। देखो 1.59 यानी कि 1.6 लिया था हमने, तो PCl5 का आएगा 1.41। ओके, समझ में आया आपको। चलो तो यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम 7.8 पहले सॉल्व करेंगे और फिर बाकी की बातें करेंगे। ओके, चलो थैंक यू सो मच।